Bismillahirrahmanirrahim. Student, the topic of our discussion is liquid draw model. This is the main topic is nuclear models, but in this model we are discussing liquid draw model. लिक्विड ड्रॉ मॉडल का कुछ पार्ट जो है वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, लेकिन मुकम्मल टॉपिक लिक्विड ड्रॉ मॉडल का भी हम डिस्कस नहीं किया था। तो आप इसे ऐसे समझ लें कि ये लिक्विड ड्रॉ मॉडल का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लिक्विड ड्रॉ मॉडल को कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे। लिक्विड ड्रॉ मॉडल पिछले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, तो रिकॉल करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि वो उसमें क्या था। असल में एक तो हमने न्यूक्लियर मॉडल के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। न्यूक्लियर मॉडल्स क्या है, मैंने आपको बताया था द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरीज अबाउट द न्यूक्लियस इज आर कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल्स। ये थ्योरीज ही हैं, लेकिन वो थ्योरी जो प्रोमिनेंट हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड हैं, और ये मैं बताया था ये चार वेल नोन मॉडल्स हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो मेन हमारा फोकस था वो लिक्विड ड्रॉ मॉडल था। फर्स्ट जो मॉडल है लिक्विड ड्रॉ मॉडल उस पर था, और हमने इसमें न्यूक्लियस को कंसिडर किया था एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड। बिल्कुल जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर, जिस तरह लिक्विड के अंदर न्यूक्लियन पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन को कंसिडर किया गया था। और इसमें हमने ये देखा कि जिस तरह ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, होमोजीनियस होता है, उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू द वॉल्यूम, बट एजेस पर वो अब्रप्टली जीरो हो जाती है बाउंड्रीज पर। और इस तरह जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उसमें जो लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे को बाइंड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस को भी हमने एक कंसिडर किया था कि जो होमोजेनस होता है, इनकम्प्रेसिबल है, इसके अंदर मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एजेस पर ये जीरो हो जाती है। और इस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरह ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होती हैं। और इस तरह ये दूसरी चीज़ों को हमने देखा था, जिसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, और ड्रॉप के अंदर ही वो एक्टिवेट होती हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही एक्टिवेट होती हैं, और ये शॉर्ट रेंज है। तो ये सारा कंपैरिजन और जेम्बलेंस जो हमने दिखाई थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल में न्यूक्लियस की विद ड्रॉप ऑफ लिक्विड, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम उस लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो बोहर ने प्रपोज किया था, और इसका फार्मूला जो है, इसके डेरिवेशन जो है वो बैद्य और विज़ैकर ने की थी, और जो फार्मूला ड्राइव किया था जिसको हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला या सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला कहते हैं। तो इसमें जो 5 टर्म्स हमने देखी थी, वो 5 टर्म में हमने फर्स्ट को सिर्फ डिस्कस किया था। ये पांचों टर्म में स्पेशली जो पहली 3 है वो बिल्कुल वही टर्म जो है अप्लाई होती हैं ड्रॉप ऑफ लिक्विड पर। आखिरी 2 टर्म जो है वो क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स हैं, उनको भी हम ड्रॉप ऑफ लिक्विड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पांचों टर्म्स को कंबाइन करके देखें तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की आपस में, जिससे वो बॉन्ड होते हैं। और हमने ये भी हमें इस फार्मूले के मुताबिक नजर आ रहा है कि इन पांचों टर्म में जो पहली टर्म है वॉल्यूम टर्म जिसे हम कहते हैं, सिर्फ ये ऐसी टर्म है जो बाइंडिंग एनर्जी को इन्हांस करती है, जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की इंक्रीज जिसकी वजह से होती है, या टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की इस टर्म की वजह से होती है। बाकी जो 4 टर्म्स हैं वो उनमें स्पेशली जो सरफेस टर्म है, कूलम टर्म है और एसिमेट्रिक टर्म, ये तो बाइंडिंग एनर्जी की वॉल्यूम टर्म की एनर्जी जो है उसको करेक्ट करती हैं, उसको एक्यूरेट बनाती हैं। और इसी तरह लास्ट जो है वो भी करेक्शन के लिए है, लेकिन वो कभी वो अगर पॉजिटिव हो वैल्यू तो वो फिर वॉल्यूम टर्म की जो एनर्जी है उसमें ऐड होगी, अगर नेगेटिव होगी तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो कहने का मतलब है असल में एक वॉल्यूम टर्म ही ऐसी टर्म है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाकी इस बाइंडिंग एनर्जी को कम करती हैं, लेकिन इनके पीछे रीजन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम टर्म, ये पांचों टर्म जो है असल में देखने में तो ये टर्म्स हैं, वॉल्यूम टर्म में, सरफेस टर्म में, फिर कूलम टर्म में, एसिमेट्रिक टर्म में और पेयरिंग टर्म में। ये शेल टर्म को हम इग्नोर करते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल टर्म। तो ये पांचों टर्म जो हैं ये बज़ाहिर तो टर्म्स हैं, बट एक्चुअली ये एनर्जीज हैं। अगर हम इनको देखें तो ये हर टर्म एनर्जी शो करती है, मतलब ये एनर्जीज प्रोपोर्शनल एक है। मतलब पहली टर्म वॉल्यूम है, तो इसमें एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है एक है।
जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो हम एवी लगाते हैं, और एवी की खास वैल्यू है जो हमें दी हुई है 15.5 MeV इन मोस्ट ऑफ द लिटरेचर। तो ये वॉल्यूम टर्म, ये वो एनर्जी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियन बढ़ते जाएंगे या न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस हैवी होता जाएगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो वॉल्यूम टर्म तो हमें ये बताती है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम टर्म जो है, ये टोटल एक्चुअल में ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं नजर आती बाहर। वो कैसे कि अगर एक न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, तो यूरेनियम है उसका साइज बड़ा है, उसमें 238 न्यूक्लियन है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यूरेनियम 238 तो ये अनस्टेबल है और ये तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जबकि इसकी बजाय अगर हम हीलियम की बात करें या कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 तो स्ट्रॉन्ग है, वो स्टेबल है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, जबकि यूरेनियम 238 की बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो क्या ये वॉल्यूम टर्म जो है फिर ये कुछ ठीक नहीं लगता बता रही, ऐसे ही लग रहा है। हकीकत में ये जो लिक्विड ड्रॉ मॉडल है ये एक एक्सेप्टेड मॉडल है और ये ऑथेंटिक है और इसकी ये एक्सेप्टेबल है और ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करता है बाइंडिंग एनर्जी को। सो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम टर्म जो है, वॉल्यूम टर्म से जो एनर्जी मिलती है या वॉल्यूम टर्म में जो हमें पता चल रहा है एनर्जी न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियन के, यानी मैस नंबर के, किसी भी न्यूक्लियस के मैस नंबर के प्रोपोर्शनल, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी टर्म्स जो है वो असल में उसको करेक्ट करती हैं। अगर साइज बढ़ता है तो बाकी टर्म जो है वो भी इतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं कि जिसकी वजह से जो वॉल्यूम टर्म है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और ओवरऑल हमें बाइंडिंग एनर्जी कम मिलती है। तो शायद आप इस बात को समझ गए हैं। तो वॉल्यूम टर्म का आपको पहले भी डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन आज हम नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उन पर फोकस करेंगे। वॉल्यूम टर्म के लिए हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था कि जो वॉल्यूम टर्म की एनर्जी है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है या ए के प्रोपोर्शनल है। आज हम बात करेंगे सेकंड टर्म पर, सेकंड टर्म के बारे में। और सेकंड टर्म है सरफेस टर्म। सरफेस टर्म ये वॉल्यूम टर्म को एक्यूरेट करती है। वॉल्यूम टर्म में हम काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं कि जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है, जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है। असल में हम बाइंडिंग्स को काउंट करते हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर 10 न्यूक्लियन है तो वो 10 के 10 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सारे, और बाइंडिंग बहुत ज्यादा बनती है। और इसी तरह अगर 15 न्यूक्लियन है तो 15 न्यूक्लियन सारे एक दूसरे के साथ बॉन्ड होंगे, तो वो जो बॉन्ड उनके होंगे न्यूक्लियर बॉन्ड, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे न्यूक्लियन के बॉन्ड। तो इस तरह उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमने जब वॉल्यूम टर्म को काउंट किया था, हमने सिर्फ उनकी बाइंडिंग काउंट की थी। लेकिन एक्चुअल में जब न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती है तो बाइंडिंग बढ़ती हैं, पर जो सरफेस पर जो न्यूक्लियन है वो बाइंडिंग उस हिसाब से नहीं बढ़ाते जितना इनसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियन है वो बढ़ाते हैं। कैसे, ये जरा समझने वाली बात है, और ये असल में मेन पॉइंट है इसका। सरफेस इनसाइड द जो न्यूक्लियस है वो तो चारों तरफ दूसरे न्यूक्लियन के साथ घिरा हुआ है और हर न्यूक्लियन के साथ वो बॉन्ड है। सो बॉन्ड की तादाद ज्यादा होगी। मसलन एक न्यूक्लियन जो सेंटर में है उसके सराउंडिंग में 10 न्यूक्लियन है, तो 10 न्यूक्लियन के साथ बॉन्ड बना के 10 बॉन्ड बना रहा है। जबकि सरफेस पर जो न्यूक्लियन है उसके एक तरफ ही न्यूक्लियन होंगे, बाकी तरफ तो नहीं होंगे। तो उसके एक साइड पे जो न्यूक्लियन है वो 5 या 6 या मैक्सिमम 7 होंगे। इसकी वजह से उसके जो बॉन्ड है वो 6-7 बन रहे हैं, 6 एंड टोटल, ये 7 है। जबकि इनसाइड द न्यूक्लियस 10 है। तो हम जब वॉल्यूम टर्म को लेते हैं तो हम तो सरफेस वाले न्यूक्लियन के भी बॉन्ड है वो 10 ही काउंट करते हैं। तो ये एक एरर होता है उस वॉल्यूम टर्म में, जिसको रिमूव करना जरूरी है और इसके लिए सरफेस टर्म को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसका ये सरफेस टर्म के अकॉर्डिंग टू सरफेस टर्म के जितने भी सरफेस पर न्यूक्लियन हैं वो बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहे हैं, क्योंकि वो हर तरफ से न्यूक्लियन के साथ बाउंड नहीं है, बल्कि वो अंदर की तरफ तो बाउंड हैं, बाहर की तरफ से बाउंड नहीं है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। इसलिए हम सरफेस टर्म को कैलकुलेट करते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, मतलब वॉल्यूम टर्म से माइनस करते हैं। जाहिर है अगर सरफेस देखो, सरफेस अगर ज्यादा होगी सरफेस एरिया, तो इसका मतलब है न्यूक्लियन सरफेस पर ज्यादा है, और न्यूक्लियन सरफेस ज्यादा है तो हमने काउंट किया था न्यूक्लियन को इनसाइड द न्यूक्लियस, और उनकी बाइंडिंग टोटल जितनी भी नेबरिंग के साथ बना रहे हैं वो काउंट कर रहे थे।
जबकि सरफेस पर तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस टर्म जो है वो भी इंक्रीज होती है, और फिर वो किस हिसाब से इंक्रीज होती है उसको हम देखते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि सरफेस टर्म जो है ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करती है। तो इसके लिए हम सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आप जरा देखें, ये सरफेस टर्म है, हम उसको कहते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इफ वी कंसीडर द न्यूक्लियस एज अ स्फीयर। तो सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर बिकॉज 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सरफेस टर्म इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड आर यू नो इट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू आर नॉट ए की आर नॉट ए की पावर 1/3, लेकिन स्क्वायर की वजह से हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर ए की पावर 2/3। तो यहाँ पर आपको पता है 4/3 कांस्टेंट, पाई बाय 4 पाई कांस्टेंट, आर नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट। तो सो हम कह सकते हैं कि टी एस यानी सरफेस टर्म इज इक्वल टू ए एस ए की पावर 2/3। यहाँ ए एस जो है ये सरफेस टर्म का कांस्टेंट है, जिसको हम 16.8 MeV लेते हैं। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो ये सरफेस टर्म इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3। अब यहाँ एक बहुत अहम बात जो नोट करने वाली है वो क्या है, उसको देखें जरा, कि जो सरफेस टर्म है उसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो ए की पावर 2/3 है। और अगर हम इस टर्म को देखें वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम टर्म में जो है एनर्जी वो प्रोपोर्शनल है ए के। इसका मतलब ए की पावर उधर 1 है और इधर ए की पावर 2/3 है, तो ये ए की पावर कम है ना। इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा, और सरफेस टर्म का जो ए की पावर 2/3 है ये स्लोली बढ़ेगा। तो वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम रेशियो है ना सरफेस टू वॉल्यूम, वो कम होती जाएगी बड़े साइज के लिए। तो फिर बड़े साइज के लिए कम होती जाती है, तो बड़े साइज के लिए इस टर्म की इंपॉर्टेंस या टर्म की वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। और बड़े न्यूक्लियस के लिए ये वीक सरफेस जो है ना वो वीक काउंट होगी। यानी छोटे न्यूक्लियस के लिए ये अनसर्टेनिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जबकि बड़े न्यूक्लियस के लिए इसकी अनसर्टेनिटी जो वॉल्यूम टर्म में वो कम लाती है। तो ये दूसरी जो बात है ना, जो दूसरी टर्म सेकंड है उसके बारे में। आप लोगों को अगर ये सरफेस टर्म को देखा जाए तो आप ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू टुवर्ड द क्वेश्चन, लेट सी द फिगर गिवन असाइड ऑफ द स्लाइड। अगर आप लोग ऊपर वाली फिगर में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि सरफेस पर मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल सरफेस और न्यूक्लियन जो है ये अंदर की तरफ तो न्यूक्लियन की तरफ से बाउंड है, लेकिन बाहर की तरफ बाउंड नहीं है। जबकि नीचे वाली फिगर में देखें तो ये भी कुछ इस तरह के सरफेस के मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं जो सिर्फ जिन पर फोर्स अंदर की तरफ लगती है। तो यही अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करती है वॉल्यूम टर्म की एनर्जी में। तो सरफेस टर्म एनर्जी जो है वो उस हिसाब से ये वॉल्यूम टर्म एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट करके हम एक्यूरेट रिजल्ट लाएंगे। और अगर आप लोगों को सरफेस टर्म ये फार्मूला आपके सामने है तो आप इस फार्मूले की मदद से हेल्प से आप लोग ये बेरिलियम और फिर यूरेनियम की सरफेस टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट भी करें और इनको कंपेयर भी करें आप लोग, कि कंपेयर करें कि क्या बेरिलियम में सरफेस टर्म की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या फिर यूरेनियम में, ये भी आप लोग देखेंगे। तो थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म जो है ये हाँ सेकंड टर्म के बारे में एक और बात, ये सेकंड टर्म अगर न्यूक्लियस के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो लिक्विड के ड्रॉप में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। लिक्विड के ड्रॉप में भी यही टर्म जो है ये उसकी जो उसको ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको वीक बनाती है, क्योंकि न्यूक्लियस ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल है उन्हें तो हम समझते हैं कि वो हर तरफ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ की वजह से बाउंड है, लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो हर तरफ से बाउंड नहीं है। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल असल में इसीलिए इसे कहा गया कि यहाँ न्यूक्लियस जो है वो उसको बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है विद ड्रॉप ऑफ लिक्विड। थर्ड टर्म है कूलम रिपल्शन टर्म, कूलम टर्म या कूलम रिपल्शन टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस मॉडल। अगर आप लोग देखें तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से ही जो एटम्स हैं वो बाउंड होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से तो बॉन्ड बनाकर एटम्स को बाउंड रखता है,
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वहाँ भी इलेक्ट्रॉन की इधर मूवमेंट, जब मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर मूव करता है तो वही जो डायपोल डायपोल मूवमेंट है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ये हमें नजर आती हैं एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन इन फोर्सेस को इन्हांस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं, तो ये इन फोर्सेस को वीक भी हम कह सकते हैं करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, कि ड्रॉप के अंदर भी तो कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा कि ड्रॉप ऑफ लिक्विड में जो न्यूक्लियन है, एक तरफ तो हम कहते हैं न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती जाएगी तो हमें ज्यादा बाइंडिंग ज्यादा बाउंड होगा, ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस से, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटॉन जो है ये तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस रिपल्शन की वजह से ये वीक भी करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। तो वो प्रोटॉन के साथ रिपल्शन विद इन द न्यूक्लियस, ये जितनी कमी लाते हैं बाइंडिंग में, वो एनर्जी जो है उसको हम लेते हैं थर्ड टर्म में, उसको काउंट करते हैं उसको, इसलिए हम इसको कूलम रिपल्शन टर्म कहते हैं। लेकिन जब हम वॉल्यूम, ये बात फिर वही आ जाती है कि जब हम वॉल्यूम में एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हो तो उस वक्त तो हम इस एस्पेक्ट को कंसिडर ही नहीं करते, हालांकि ये एस्पेक्ट भी अपनी जगह पे है। ये एक फैक्ट जो रियलिटी है ये भी अपनी जगह पे है कि प्रोटॉन को तो रिपेल करते हैं, ऑल्दो शॉर्ट लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे जाकर इनके रिपल्शन ना होने के बराबर होगी, लेकिन रिपल्शन होगी। और इस रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है वो वीक होगी, और ये वॉल्यूम टर्म को में कमी लाते हैं, या ऐसे समझ लें कि वॉल्यूम टर्म को ये करेक्ट करते हैं। तो ये जो एक इसका फैक्टर है, इसको हम कंसिडर नहीं करते जब हम वॉल्यूम टर्म एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसको अब हम देखते हैं वॉल्यूम टर्म जो है, ये कूलम रिपल्शन टर्म थर्ड टर्म जो है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला और कैलकुलेशन जरा आप लोग समझ लें। पहली बात तो यह है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियन जो है वो बहुत करीब करीबी होते हैं, और मैक्सिमम कितना दूर होते हैं 2r के फासले पर। r अगर हम न्यूक्लियस का रेडियस कंसिडर करें तो मैक्सिमम फासला तो 2r न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर ही होगा। तो न्यूक्लियन 2r दूर भी होते हैं और एक दूसरे के करीब भी बहुत होते हैं। तो एवरेज अगर हम इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस काउंट करें ऑन एवरेज, तो हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियन है ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि रेडियस के बराबर डिस्टेंस होता है। यानी हम 2r और 0 को का एवरेज ले लें तो रिजल्ट क्या आएगा r। तो हम कहते हैं कि r फासले पर होते हैं, और r के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। तो हम फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस में ऑन एवरेज r नॉट a की पावर 1/3 डिस्टेंस पर होते हैं। और ये जरा बहुत ध्यान से समझना, एक बात तो ये हम डिस्टेंस का पता चल गया, सो डिनोमिनेटर में हम ये ले लेंगे a की पावर 1/3 r नॉट। लेकिन न्यूमिनेटर में क्या लेंगे? न्यूमिनेटर में आपने पढ़ा हुआ है ये एनर्जी जिससे एक दूसरे को, क्योंकि ये कूलम टर्म जो है, कूलम रिपल्शन टर्म कूलम एनर्जी है ना, तो एनर्जी को हम रिपल्शन एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, वही एक दूसरे मालिक्यूल न्यूक्लियन जिस एनर्जी से या लिक्विड ड्रॉप के अंदर जिस जिस तरीके से जो रिपेल करते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे को, हम उसको उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी जो है उसको हम के क्यू स्क्वायर ओवर आर, ये फॉर्मूला जो बड़ी आसानी से आप लोग ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग कूलम लॉ। तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू तो हमने पता चला ली, ए की पावर 1/3 आर नॉट है, और आर नॉट कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्यू की, तो ये क्यू स्क्वायर जो है इसको कैलकुलेट करना या समझना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इस पर हम फोकस करते हैं। क्यू असल में एक चार्ज है, और क्यू दोनों क्यू स्क्वायर दो क्यू का स्क्वायर है, दो क्यू का मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन है। तो दोनों क्यू कौन कौन से? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये उनकी वो दो प्रोटॉन पर चार्ज को ज़ाहिर कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर दोनों चार्जेस को, दोनों पार्टिकल जो रिपेल कर रहे हैं। अब एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? जी प्रोटॉन होते हैं, और हर जी प्रोटॉन दूसरों को रिपेल कर रहा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन क्यू में से एक को जी ले लेंगे। मतलब अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो फिर 10 प्रोटॉन बाकी कितनों को रिपेल कर रहे हैं? क्या 10 को कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो 9 को कर रहे हैं। 10 प्रोटॉन 9 को कर रहे हैं।
अपने आप को तो कोई रिपेल नहीं ना करता। तो अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, इट मीन उनकी रिपल्शन हम लेंगे 9 के साथ। तो फिर हम एक चार्ज ले लेंगे 10 पार्टिकल का, 10 प्रोटॉन का, दूसरा चार्ज ले लेंगे 9 का, तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। ये पॉइंट बहुत अहम है, इसलिए हमने Z इंटू Z-1 लिया है। यानी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अगर Z है तो एक हम चार्ज Z लेंगे और दूसरा Z-1 लेंगे। तो बड़ी आसानी से ये पोटेंशियल एनर्जी की मदद से आप लोग ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बहुत इजी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी ये भी नेगेटिव करेंगे वॉल्यूम टर्म में, क्योंकि वॉल्यूम इसको काउंट नहीं करते हैं वॉल्यूम टर्म की एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए। और आप लोगों को अगर कहा जाए ये चीज़ें तो कि कार्बन और यूरेनियम के लिए आप लोग कैलकुलेट करो, फिर इनको कंपेयर भी करो कि किस न्यूक्लियस के लिए ये एनर्जी ज़्यादा है, तो आप बड़ी आसानी से इनको कंपेयर करके एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो इनकी एनर्जी जो है बड़ी आसानी से एनर्जी फाइंड करके इनको कंपेयर कर सकते हो। तो कार्बन की एनर्जी फाइंड करनी है तो सारी चीज़ें कार्बन की दी हुई वैल्यू पुट करो, रिजल्ट ले आए। अब और यहाँ पर जो AC है दिस इज कांस्टेंट, और AC जो है वो 0.72 MeV के इक्वल है, जबकि यहाँ पर बहुत अहम बात R0 की है। R0 जो है ये वही कांस्टेंट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियन। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मिनिमम रेडियस, स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और ये 1.2 फेम्टोमीटर हम आमतौर पर लेते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर आप 1 फेम्टोमीटर्स की वैल्यू पुट कर रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है ये बहुत अहम और बहुत ज़्यादा समझने वाली है, इसको हम कहेंगे दिस टर्म इज दिस फोर्थ टर्म इज एसिमेट्रिक टर्म। एसिमेट्रिक टर्म, एसिमेट्रिक टर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम इस एसिमेट्रिक टर्म की तरफ आते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों टर्म्स आप लोग याद रखेंगे।